नमस्कार बच्चों। 12वीं कक्षा की हिंदी की आज पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम सबसे पहले आपकी हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तकों की चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पत्र कैसे सेट किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे और आपके व्याकरण के भाग में क्या लगा है ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि हम इस ऑनलाइन क्लास का हमारे प्रारूप क्या होगा, हम कैसे और कब क्या क्या पढ़ाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आपके पाठ्य पुस्तकों की चर्चा, आपके प्रश्न पत्र की चर्चा करूं, मैं पुनः आप लोगों का 12वीं कक्षा में आने के लिए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, स्कूल कैडर की सबसे बड़ी कक्षा होती है 12वीं कक्षा, और 12वीं कक्षा के छात्र प्रायः हम बड़े मान लेते हैं और आप भी अपने आप को बड़ा महसूस करने लगते हैं जब आप 12वीं कक्षा में आ जाते हैं, तो क्योंकि आप बड़े हो जाते हैं ना, बड़ी कक्षा के बड़े छात्र। लेकिन बच्चों, क्या केवल उम्र में बड़ा होना, कक्षा में बड़ा होना ही बड़ा होना होता है? आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बड़ा होना केवल उम्र, शरीर और कक्षाओं में बड़ा होना नहीं होता। बड़ा होना होता है अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना। जब आप घर में बड़े हो जाते हैं तो माता पिता भी आपसे इस बात की उम्मीद करने लग जाते हैं कि बड़ा बच्चा घर की जिम्मेदारियों को समझे, समाज की जिम्मेदारियों को समझे। उसी तरह से स्कूल में हम अध्यापक भी आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जब हम जिम्मेदारियों का बोध करने लग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं, तभी हम वास्तविक रूप में बड़े होते हैं। तो बच्चों, हमारी पहली जिम्मेदारी क्या है? हमारी पहली जिम्मेदारी है अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से समझना और उन्हें निभाना, उनका निर्वाह करना। इस वक्त हम एक भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ही भयानक स्थिति से गुजर रहा है। कोरोना महामारी ने त्राही त्राही मचा रखी है। ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं? मैंने अभी कहा कि आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं, आप अपने घर में भी बड़े हैं और हमारे स्कूलों में भी बड़ी कक्षाओं में पहुंच गए हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज और परिवार की रक्षा करने में, उनकी सेवा करने में, उनको इस महामारी से बचाने बचाने में आप अपनी जिम्मेदारियों में खरे उतरें। और ये ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं, आपका परिवार कर रहा है, सरकारें कर रही हैं। इसलिए आपकी पहली जिम्मेदारी है कि पहले तो आप स्वयं को बचाएं। आप पूरी तरह से मास्क पहनकर ही बाहर निकलें और ज़रूरत हो तभी निकलें। अन्यथा बिना मतलब के आने जाने से ही तो ये महामारी अपने विकराल रूप में आ रही है। तो सबसे पहले अपने आप को नियंत्रण में रखें, बिना मतलब के बाहर ना जाएं, मास्क पहनें और अपने परिवार वालों को भी समझाएं कि इधर उधर बिना मतलब के बाहर ना निकलें। आप लोग समझाएंगे क्योंकि मैंने कहा आप लोग अब बड़े हो गए हैं, आपकी बात परिवार के लोग मानेंगे। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपने परिवार के सदस्यों को समझाइए कि बीमारी कितने विकराल रूप में पूरी दुनिया में फैली है और हम इससे केवल तभी बच सकते हैं जब हम सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं। आप लोग अपने परिवार के प्रति इस जिम्मेदारी को निभाएं। समाज के प्रति जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आप जागरूकता फैलाएं कि लोग मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। आप जागरूकता फैलाएं कि बाहर जाने पर हम सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बाहर से आने पर हम साबुन से बाकायदा हाथ धोएं और सामाजिक दूरी के इन नियमों का पालन करें ताकि हम इस बीमारी से अनेक जानों को बचा सकें। तो इस तरह बड़े होने के दायित्व को आप निभाएंगे। आप अपने परिवार और समाज की रक्षा करें। दूसरी बात बच्चों, बड़े होने पर आप अपनी खान पान, स्वास्थ्य और वेशभूषा का विशेष ध्यान रखें। आप उम्र में बड़े हो रहे हैं, आपके शरीर को खान पान की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप अच्छी खुराक, अच्छे पोषण संबंधी खुराकों, विशेषकर भोजन पर ध्यान दें। और वेशभूषा पर, आप बड़े होने लगे हैं तो आप अपनी वेशभूषा पर ध्यान दें। आप एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करें और जेंटलमैन की तरह कपड़े पहने, वैसा ही बिहेव करें। तब आप बड़े होने के उस जो आप महसूस कर रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे सहज रूप से अपने आप को स्वीकारें। आप जैसे हैं आप सहज महसूस कर सकते हैं, वैसे ही अपने कपड़ों पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने शरीर पर अपनी प्रतिरक्षक क्षमता को बढ़ाएं
ताकि आप आने वाले भविष्य के लिए अपने शरीर को तैयार कर सकें और बीमारियों से जूझ सकें। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम भाषा की कक्षा में बैठे हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम भाषा पर भी बात करें। बच्चों, बड़ी कक्षा में होने का अभिप्राय यह भी है कि आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपने कभी किसी को ऐसे सुना है कि जो कोई बोलता है और आप उसकी उन बातों में ही खो जाते हैं? भाषा में मिठास होनी चाहिए, जो कि आपके आपके कानों में मीठे की तरह, मिश्री की तरह घुलने लगे। आप बोलें और दूसरा आपको सुनने लग जाए। क्या ऐसी भाषा आप बोलना चाहेंगे? ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं या फिर अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन आप जिस भी भाषा का चुनाव करें, एक बेहतरीन भाषा का चुनाव करें, बेहतरीन तरीके से अपने आप को संप्रेषित करें, अपने आप के संप्रेषण कौशल को बहुत अच्छा बनाएं, ताकि आपको लोग सुने और महसूस करें कि आप किसी बड़ी कक्षा के छात्र और पढ़े लिखे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कद स्वयं बढ़ जाएगा। बच्चों, केवल बोलने में नहीं, लिखने में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। याद रखें, क्या आपने कभी किसी को लिखते हुए देखा है? मोतियों की तरह पिरो कर लिखे जाते हैं। क्या लिखा है इस पर बात ध्यान नहीं जाता, बल्कि इस पे ध्यान जाता, वाह कितना सुंदर लिखा है। बच्चों, बोलने के साथ साथ सुंदर लिखना, मैंने कहा ना आप बड़ी कक्षा के छात्र हैं, और बड़ी कक्षा के छात्र हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सुंदर लेखन पर ध्यान दें, सुंदर लिखें। और भाषा में तीसरी बड़ी बात जो बहुत ज़रूरी है, 12वीं कक्षा तक आते आते आप में ये सुधार हो ही जाना चाहिए कि आप जो कुछ भी लिखें बिना गलतियों के लिखें, बिना किसी वर्तनी अशुद्धि के लिखें। यदि आप सुंदर लिखते हैं लेकिन उसमें अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं, तो आपकी भाषा बहुत अच्छी और प्रभावकारी नहीं होती। इसलिए आवश्यक है कि आप भाषा को, आप अपने लेखन को बिना गलतियों के लिखें। उच्चारण में भी आपकी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए और लेखन में भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि आपने प्रश्न पत्र करना है, इसलिए भी कि अब आप बड़े हो गए हैं और आपका प्रभाव समाज पर पड़ने वाला है, आपका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाला है। आपकी प्रस्तुति बहुत मायने रखती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, तभी हम बड़ी कक्षा में होने का दायित्व पूरा कर पाएंगे। एक बार फिर से याद रखें, आप बड़ी कक्षा के छात्र हैं, आप बड़े हैं अपने परिवार में, अपने स्कूल में, इसलिए हम आपसे बहुत उम्मीदें किए बैठे हैं। समाज आपसे उम्मीद कर रहा है, परिवार आपसे उम्मीद कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक दायित्वों के प्रति भी जरा सा जागरूक हो जाइए। तो बच्चों, बहुत हो गई बातें, चलते हैं जरा आपके पाठ्यक्रम की तरफ। आपकी 12वीं कक्षा में दो पुस्तकें लगी हुई हैं, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। आपने 11वीं में आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 पढ़ा था। अब भाग 2 के रूप में आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 आप इस कक्षा में कोर हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। आरोह में 2 खंड हैं, पद्य खंड और गद्य खंड। गद्य खंड में 8 पाठ हैं, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो पाठ्यक्रम कम किया है, सीबीएसई ने जो पाठ्यक्रम कम किया है, उसमें गद्य खंड के 8 पाठों में से 2 पाठ कम कर दिए गए हैं। यानी कि विष्णु खरे का लिखा चार्ली चैपलिन यानी हम सब और हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ शिरीष के फूल, ये 2 पाठ गद्य खंड से हटा दिए गए हैं। यानी इन 2 पाठों को छोड़कर बाकी 6 पाठ हम आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पढ़ेंगे। उसी तरह से आरोह भाग 2 में पद्य खंड के अंतर्गत 10 कविताएं हैं, किंतु फिर से सिलेबस को, पाठ्यक्रम को कम करने के लिए सीबीएसई ने इसमें से कुछ कविताएं हटा दी हैं। पहली कविता हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं हैं यहाँ पर, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस 2 कविताओं में से पहली कविता हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय को पाठ्यक्रम से इस बार हटाया गया है। उसी तरह से इस काव्य खंड में तीसरी कविता कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर, यह हटा दी गई है, जबकि दूसरी कविता उनकी लगी हुई है। पूरी तरह से 2 कविताएं हटा दी गई हैं। एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कविता बादल राग, और दूसरा 10वीं कविता जो आपके काव्य खंड में है, उमा शंकर जोशी की 2 कविताएं
छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। इस तरह से मुख्य रूप से आपको 7 कविताएं पढ़नी हैं और 6 गद्य खंड के 6 पाठ पढ़ने हैं, जिसमें कहानियां हैं, संस्मरण हैं, लेख हैं इत्यादि। हमको कुल 13-14 पाठ आरोह भाग में से पढ़ने हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अपने इस पूरे सत्र में करेंगे। आपको हर रविवार को ऑनलाइन कक्षा का हमारा शेड्यूल है, यानी कि हर रविवार को हिंदी कोर की कक्षा लगेगी। उसमें हम पूरी तरह से इन पाठों को करेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे, प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ताकि हम आपके इस बोर्ड की कक्षा की सभी पाठ्यक्रम को, सभी पाठों को पूरा करके हम आपको परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकें। आज पहली कक्षा के बाद यानी अगले रविवार को जो कक्षा लगेगी, उसमें हम अपना इस पाठ्यक्रम का आरंभ काव्य खंड से करेंगे। यानी हम पहली कविता हरिवंश राय बच्चन की जो पहली कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उस कविता से हम अपने इस सेशन का, इस सत्र का आरंभ करेंगे, इस पद्य खंड का आरंभ करेंगे और आपको आरोह भाग 2 के काव्य खंड से पूरी तरह से परिचित करवाएंगे। कविता की शैली पर बात करेंगे, कविता के प्रतीक बिंबों पे बात करेंगे, कविता के मिथक पे बात करेंगे, कविता के भाव पक्ष पे बात करेंगे, कविता की समूची कला पक्ष पे बात करेंगे, ताकि हम आपको काव्य केवल समझाएं ही ना, काव्य के प्रति आपकी रुचि को भी पैदा कर सकें। बच्चों, आरोह भाग 2 के बाद हमारी दूसरी पुस्तक है वितान भाग 2। उसमें 4 पाठ हैं और हमें चारों पाठ करने हैं। पहला पाठ सिल्वर बेडिंग, दूसरा जूझ, तीसरा अतीत में दबे पांव और चौथा डायरी के पन्ने। ये 4 के 4 पाठ हमने करने हैं। और इन 2 किताबों के अलावा हमारे पास व्याकरण के अंश में, जैसा कि आपने 11वीं में भी पढ़ा था, कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेख है। हम इसमें जनसंचार के माध्यम के प्रश्न करेंगे और रचनात्मक लेख में हम लेख यानी जो निबंध आप करते आए हैं, निबंध के प्रारूप पे चर्चा करेंगे, पत्र लेखन के सभी प्रारूपों पे चर्चा करेंगे और उसी तरह से इस कार्यालय हिंदी में रचनात्मक लेख में हम आलेख लेखन, फीचर लेखन, रिपोर्ट लेखन के साथ साथ कुछ नए शामिल हुए हमारे पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, जैसे कहानी, कविता और नाटक। इन सब की कहानी, कविता और नाटक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी भारत या विदेश में इन पर कैसे ये चीज़ें शुरू हुई, कहानी लेखन, कविता लेखन और नाटक लेखन, इन सब की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। साथ ही इनकी संरचना यानी इनके शिल्प पक्ष पर भी आपसे चर्चा करेंगे। ये हमारे कार्यालय और रचनात्मक लेखन में ये सिलेबस शामिल किया गया है। बच्चों, पाठ्यक्रम में यानी प्रश्न पत्र की जो सेटिंग होगी, उसमें 40 नंबर की पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न हैं और 40 नंबर की व्याकरण यानी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक संबंधी लेखन के प्रश्न पत्र में नंबर सेट किए गए हैं। 40 नंबर में आप ध्यान रखें, 40 नंबर का व्याकरण का यदि हम अंश कर रहे हैं तो उसमें भी हम 2 स्तरों पर काम कर रहे हैं। 20 नंबर का यानी 20 अंक का हम मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी करेंगे और 20 लेखन संबंधी यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। यानी 40 नंबर में हम व्याकरण के भाग में 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की हम तैयारी करेंगे और 20 लेखन संबंधी यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। उसी तरह से पाठ्य पुस्तकों में भी यही प्रारूप होगा। 20 नंबर के हम बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी करेंगे और उसी तरह से 20 नंबर के हम लेखन संबंधी यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। तो कुल मिलाकर 80 मार्क्स का, 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा। अब बचे 20 मार्क्स यानी 100 में से 80 का तो हमने प्रश्न पत्र तैयार कर लिया, 20 मार्क्स का क्या करेंगे? बच्चों, 20 मार्क्स में आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। आपने समय समय पर कॉपियां चेक कराई हैं। इस बात को देखते हुए आपको आपकी नियमितता के आधार पर अध्यापक आपका मूल्यांकन करेंगे और इसी में आपने जो मासिक रूप से
हर महीने में हम 2 टेस्ट लेंगे आपके। उस 2 टेस्टों में आपकी क्या परफ़ॉर्मेंस रही है, आपने कैसे नंबर लिए हैं, इस आधार पे नंबर लगेंगे और आपको हम प्रोजेक्ट देंगे। प्रोजेक्ट में पूरी फ़ाइल बनाने को आपको मिलेगी और उसके आधार पे भी आपको नंबर दिए जाएँगे। तो इन समूचे रूपों का, आपके टेस्ट का, आपकी नियमितता का, आपकी कॉपी चेकिंग का, आपके प्रोजेक्ट का, इन सभी रूपों को मिलाकर हम 20 नंबर आपको देंगे। इसलिए आपसे ये हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कक्षा नियमित रूप से लगाएँ, आप अपनी कॉपियों को नियमित रूप से पूरा करें, चेक कराएँ। आप हर एक टेस्ट में अपनी भागीदारी रखें और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें और जब आपको प्रोजेक्ट फ़ाइल दी जाए, तो बहुत तरीके से प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाएँ, समय पर जमा कराएँ ताकि हम आपको 20 नंबर की जो असेसमेंट है, 20 नंबर जो हमने देने हैं, वो पूरी तरह से हम देते हुए अपने आप को खुश महसूस कर सकें और आपके साथ न्याय कर सकें। बच्चों, आज की कक्षा में आपके लिए हम व्याकरण के अंश को शुरू कर रहे हैं। हम आज निबंध लेखन यानी रचनात्मक लेख की चर्चा करेंगे। 5 नंबर का ये रचनात्मक लेख है। आप छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक इसे निबंध के रूप में 10 नंबर में इसे तैयार करते रहे हैं, लेकिन 11वीं कक्षा में ये रचनात्मक लेख 5 नंबर में आ गया है। रचनात्मक लेख यानी लगभग निबंध लेख जैसा जो हम 5 नंबर में तैयार कर रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे और आपको रचनात्मक लेख लेख लिखने के लिए जो विषय है, वो है कोरोना महामारी के समय में हमारे कर्तव्य। जी हाँ, विषय एक बार फिर से सुन लें, कोरोना महामारी के समय में हमारे कर्तव्य, यानी आपके कर्तव्य। इसको 5 नंबर के हिसाब से आप लिखें। कॉपी का 1.5 से 2 पेज बेहतर लिखा होना चाहिए। यदि आपकी राइटिंग थोड़ी बड़ी है या आप थोड़ा लिखना चाहते हैं, तो इसे 3 साढ़े 3 पेजों में भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जितना भी लिखें, अच्छा लिखें, बेहतर लिखें। इसमें सभी पक्ष कोरोना महामारी के और आपके दायित्व के आ जाएँ और तभी आपका सही लेख पूरा होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी लेख लिखते समय हम हमेशा इसकी प्रस्तावना यानी भूमिका पर और निष्कर्ष पर विशेष ध्यान देते हैं। भूमिका और निष्कर्ष ये 2 ऐसे पहलू हैं जिसमें आपकी मौलिकता का, आपकी ओरिजिनलिटी का, आपकी भाषा का विशेष पता चलता है। आप विषय को किस तरह से शुरू कर रहे हैं, ये है प्रस्तावना यानी भूमिका। आप विषय पर शुरू करते समय आपकी भाषा, आपके विषय की पकड़, ये पता चल जाती है। इसलिए विषय को बड़े बड़े सोच समझकर, बड़े अच्छे से, बड़े अच्छी भाषा के साथ, बड़े अच्छे शब्दों और तथ्यों के साथ शुरू करें और उसी तरह से जब आप इसे खत्म कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष दे रहे हैं, उसका उपसंहार कर रहे हैं, तो आप अपने सटीक से विचार देकर, आप अपने उपयोगी विचार देकर, अपने व्यवहारिक विचार देकर इस विषय को खत्म करें, ताकि आपसे ये जो उम्मीद की जा रही है कि आप इस विषय के बारे में आप जो कुछ देना चाहते हैं, जो उद्देश्य है, आप पूरी तरह से हम तक या पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। अब भूमिका यानी प्रस्तावना और निष्कर्ष के बीच में जो निबंध की मुख्य बॉडी है, जो मुख्य विषय वस्तु है, उस पर भी विशेष काम करने की आवश्यकता होगी। मुख्य मुख्य बिंदुओं में आप अलग अलग पैराग्राफ में बात कर सकते हैं। आप इसके पॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट पर नंबर ना डालें, 1 2 3 नंबर ना डालें। आप केवल पॉइंट को अंडरलाइन कर दें या अलग अलग पैरों में अपनी बातें कहें। जैसे कोरोना महामारी कब शुरू हुई, देश में पहला लॉकडाउन कब लगा, सरकार ने क्या क्या उपाय किए और आप लोगों ने उस उपाय को कहाँ तक माना और कहाँ 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 देश ने अपनी भागीदारी दिखाई, सरकार ने कहाँ कहाँ भागीदारी दिखाई, हम कैसे बीमारी को कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद दूसरे पहलू में आए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है और वास्तविक रूप में हम इस महामारी को खत्म करने में, इस महामारी को नियंत्रण करने में हमारी अपनी भूमिका क्या है, समाज की भूमिका क्या है, एनजीओज की, स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका क्या है, अस्पतालों की भूमिका क्या है, अस्पताल के कर्मचारियों की भूमिका क्या है, पुलिसकर्मियों की भूमिका क्या है, हमारी भूमिका क्या है, अध्यापकों की भूमिका क्या है, शिक्षार्थियों की, विद्यार्थियों की भूमिका क्या है। इन सभी लोगों की भूमिकाओं की चर्चा करें और एक तरह से एक प्रारूप तैयार करें कि यदि हम सभी मिल जाएं तो पूरी दुनिया को, पूरे देश को
हम किस तरह से इस महामारी से बचा सकते हैं। तो अपने इस लेख में एक पूरा ब्यौरा, पूरा पूरा अच्छे से विषय वस्तु को तैयार करके इस लेख को तैयार करें, और केवल इस लेख को तैयार करके केवल अध्यापक तक ही ना पहुंचाएं। आप इस लेख को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने भाई बंधुओं तक, अपने रिश्तेदारों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। बच्चों, इस निबंध को अगले 1-2 दिनों में तैयार करके आप अपनी कक्षा के अध्यापक तक समय से पहुंचा दें, ताकि वो इसको चेक करके आपके रोल नंबर के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से, आपकी कक्षा के हिसाब से आपका मूल्यांकन अपने अपने रजिस्टर में अंकित कर सके। तो आपने इस हफ्ते में व्याकरण के इस भाग में लेख तैयार करना है। जैसा कि मैंने बताया, कोरोना महामारी के समय में हमारे कर्तव्य। व्याकरण के दूसरे अंश में हम थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको जो व्याकरण का दूसरा अंश है उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। जनसंचार के माध्यम, आपने 11वीं कक्षा में भी जनसंचार के माध्यमों को पढ़ा होगा, और इसको थोड़ा सा विस्तार से हम 12वीं में इसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, जनसंचार के माध्यम वो होते हैं जिसके जरिए हम, वो संचार की वो समस्त माध्यम जिसके जरिए हम लोगों तक, एक बड़े समूह तक, जिसे हम जन कह रहे हैं, हम वहाँ तक किसी भी सूचना को पहुँचाते हैं, संप्रेषित करते हैं। तो संचार के वो सभी माध्यम जो लोगों तक सूचना पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, वो जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। अभी जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा ना, याद आ रहा है? जनसंचार के माध्यम मुख्यतः 2 तरह के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम 3 तरह के मीडिया की चर्चा कर रहे हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका पहला है टीवी। बहुत सालों से हम टीवी देखते आ रहे हैं। अब हमारे देश में लगभग 500 से अधिक चैनल हैं जो सूचनाएं पहुंचाने का काम लोगों को कर रहे हैं। उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दूसरा भाग है, दूसरी चीज़ है रेडियो। केवल ये सुना जा सकता है। टीवी सुना और देखा दोनों जा सकता था, और रेडियो केवल सुना जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दूसरा भाग है, रेडियो, जिसके जरिए हम लोगों तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये रेडियो के अंतर्गत हम 2 तरह के चैनल देखते हैं, एएम और एफएम, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे हम एफएम कह रहे हैं, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसे हम एएम कह रहे हैं। बच्चों, एफएम और एएम में ये फ़र्क है कि एफएम का दायरा छोटा है, यानी इसका दायरा मान के चलें कि 20 से लेकर 25-30 किलोमीटर के दायरे में इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी अच्छा स्पष्ट सुना जा सकता है, लेकिन इसका एक दायरा है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, इसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन एक दायरे के अंदर सुना जा सकता है। उसी तरह से अब इसका दूसरा जो भाग है एएम, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका दायरा बड़ा है। इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है। इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी तकनीकी हो सकती हैं संभावनाएं, पकड़ने की अच्छे से सुनाई ना दे, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा। आप विविध भारती सुन रहे हैं, आप विविध भारती देश के किसी कोने में या विदेशों में भी सुन सकते हैं। एफएम का प्रारूप आप बहुत दूर तक नहीं सुन सकते, लेकिन एएम का प्रारूप बहुत दूर तक सुन सकते हैं। तो रेडियो के एएम का प्रारूप जो है वो उसका दायरा बहुत बड़ा है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप दूर तक उसे सुन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया विविध भारती। जबकि एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का दायरा, फ्रीक्वेंसी अच्छी है लेकिन उसका दायरा सीमित है, हम सीमित दूरी तक ही उसको सुन सकते हैं। तीसरे स्तर पर टीवी और रेडियो के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल तीसरा इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट की वजह से आप कंप्यूटर, लैपटॉप और अपनी मोबाइल, अब तो हाथ हाथ में संचार का माध्यम है। सोशल मीडिया तेज़ी से चल रहा है, तो सोशल मीडिया इंटरनेट के कारण ही चल रहा है। फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इन सभी जरियों से हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, और ये बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। रेडियो और टेलीविज़न से तेज़ी से सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इन 3 संसाधनों के जरिए हम सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जनसंचार के पहले भाग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और दूसरा भाग मैंने कहा था ना प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी प्रिंटिंग मटेरियल, छपा हुआ मटेरियल। छपे हुए मटेरियल में हम
तीन तरह की तीन तरह की चीज़ें मानते हैं। पहली है हमारी किताबें। किताबों के ज़रिए हम सूचनाएँ लोगों तक पहुँचाते हैं। आप अपनी किताबों के ज़रिए, आप पाठ्य पुस्तकों के ज़रिए या फिर जो भी किताबें आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारी सूचनाएँ आपको मिल रही हैं। तो किताबों के ज़रिए भी लोगों तक तथ्यात्मक लिखित सूचना पहुँचाई जा रही है, मुद्रित सूचना, प्रिंटेड मटेरियल पहुँचाया जा रहा है। और दूसरी है हमारी पत्रिकाएँ। आपने देखा है ना, बहुत सारी पत्रिकाएँ हैं, इंडिया टुडे और बहुत सारी हिंदी की, अंग्रेजी की पत्रिकाएँ हैं, जिसके ज़रिए लोगों तक सूचनाएँ पहुँच रही हैं। मासिक पत्रिकाएँ हैं, पाक्षिक यानी 15 दिनों में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएँ हैं। ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएँ हैं जो लोगों तक सूचनाएँ पहुँचा रही हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग है समाचार पत्र। जी हाँ, अनेक तरह के समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र हिंदी के अनेकों, आज समाज, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जनसत्ता, ऐसे बहुत हमारे विशेष समाचार पत्र हैं जो देश में सूचनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और केवल हिंदी समाचार पत्र नहीं, अंग्रेजी समाचार पत्र भी सूचनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जनसंचार के माध्यम के ये दो प्रमुख साधन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने आपको तीन चीज़ें बताई हैं, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। उसी तरह से प्रिंट मीडिया में भी मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी, किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र। अब इससे पहले कि हम अपनी अगली कक्षा में जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत हम प्रिंट मीडिया के समाचार पत्र से आपकी चर्चा शुरू करेंगे। समाचार पत्र का लेखन कैसे होता है, इसमें विशेष लेखन से क्या अभिप्राय है, स्तंभ लेखन क्या होता है, फीचर राइटिंग क्या होती है, विशेष लेखन क्या होता है, संपादकीय किसे कहते हैं, और इसमें लिखने वाले पत्रकार किस तरह से होते हैं, अंशकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार, ये किस तरह के पत्रकार होते हैं, हमारा ये टाइम लिमिट क्या है, और इसके ककार कौन से हैं। तो लिखने के, समाचार पत्र में लिखने के, रिपोर्ट राइटिंग के, संपादकीय लिखने के अनेक हम भागों पर चर्चा करेंगे, इसके अनेक अंशों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तभी इसके मुख्य अंशों पर चर्चा जब की जाएगी तो आप इसे समझ सकेंगे। इसलिए आपको ये पहला ही काम दिया जा रहा है आज की कक्षा का। इससे पहले मैंने काम दिया था कि आप एक निबंध लिखेंगे, कोरोना महामारी के समय में हमारा कर्तव्य, और दूसरे आपको काम दिया जा रहा है कि आज से ही आप एक अखबार पढ़ना नियमित रूप से शुरू कर दें। यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपकी वस्तुनिष्ठ नॉलेज के लिए, आपकी गहरी नॉलेज के लिए, डिटेल नॉलेज के लिए और फैक्चुअल नॉलेज के लिए, तथ्यात्मक जानकारी के लिए आपको समाचार पत्रों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैंने अपने इस लेक्चर के शुरू में ही कहा था कि आप लोग बड़े हैं और बड़े होने के नाते आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें की जाती हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास जानकारियों का खजाना होगा, और जानकारियों का खजाना तभी होगा जब आप समाचार पत्र पढ़ेंगे। और समाचार पत्र पढ़ते समय बहुत बारीकी से पढ़ें ताकि आपको ज्ञान भी मिले, और अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जा रहा है, स्तंभ किसे कह रहे हैं, संपादकीय किसे कह रहे हैं, फीचर लेखन किसे कह रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी जब हम आपको देंगे तब आपको समझ आ सकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप आज से समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दें ताकि जब हम अपनी अगली कक्षा में मिलें और समाचार पत्र आपके सामने खोलें तो आपको पता लग सके कि हम किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 वितान भाग 2 के संबंध में पता चल गया है, कितने पाठ आ रहे हैं, हम कितने पाठों पर चर्चा करने वाले हैं, इसका पता चल गया है, कितने अंक का है लगभग ये भी हमने बात बता दी है। साल में यदि कुछ और आने वाले समय में कुछ परिवर्तन सीबीएसई करती है तो उसकी हम जानकारी आपको समय समय से देते रहेंगे। हमने व्याकरण के भाग में भी मैंने आपको बताया कि हम किन किन चीज़ों की बात करने वाले हैं, और आज उसके प्रथम भाग को हम शुरू कर चुके हैं, रचनात्मक लेख। और रचनात्मक लेख में मैंने लेख कैसे लिखा जाता है इसकी चर्चा कर ली, और व्याकरण के दूसरे अंश में जनसंचार के माध्यम पे मैंने कुछ बातें बताई हैं और आपको इस बात की हिदायत दी है कि आज से समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो
हमारी कक्षा है उसको आपको अच्छा लगा होगा और आप नियमित रूप से अब हर रविवार को अपनी कक्षा के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम आपके साथ जुड़कर हम ऑनलाइन कक्षा सुचारू रूप से चला सकें और आपके पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। नमस्कार, सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।